अब आपको अपन जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे परवलय का जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है उसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है और उसके साथ कैसे रिलेशंस बनते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, जो भी सवाल हम करेंगे, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चनों में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। यानी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला को अपन क्या बोलेंगे? परवलय का प्राचल रूप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे ज्यादा इसी चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले समझें कि हम जो पैराबोला की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक पैराबोला की हम बात करेंगे, वो है y स्क्वायर बराबर 4x। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चरों में बोला था कि मैं जो भी रूल बनाऊंगा, जो भी रिलेशंस बनाऊंगा, वो बनाऊंगा सिर्फ एक मानक परवलय के लिए y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए। इसके बाद जो भी रिजल्ट हमें किसी और पैराबोला के लिए लेके जाना है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, एक ट्रिक बनाएंगे, जिससे कि ये जितने भी रिजल्ट हमने जो y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए निकाले हैं वो हम बाकी सारे परवलयों के लिए प्रयोग कर सके। उनके अंदर एक जो भी आपका जो फॉर्मूला हम बनाएंगे या जो भी ट्रिक बनाएंगे उसके अनुसार। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो पहले बात करेंगे किसके लिए? परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए। अब देखो बेटा, परवलय का जो मानक परवलय जो हमारा था, हमने माना ये लिया कि y स्क्वायर बराबर 4ax है। यदि आपको थोड़ा सा याद हो कि जब हम वृत्त के पैरामेट्रिक फॉर्म निकालते थे या वृत्त का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालते थे, तो हम क्या करते थे कि परिधि पर एक बिंदु मान लेते थे। परिधि पर जो बिंदु माना जाता था उसको हम केंद्र से मिला दिया करते थे, और वो कोण थीटा मानने के बाद हम ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा जनरेट करा करते थे। और हम ये बोलते थे कि थीटा के अलग अलग मानों से जो आपको बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त होंगे वो दिए गए वृत्त पर स्थित होंगे। यदि आपका वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा थे, जहां थीटा का मान अलग अलग अगर आप डालेंगे तो जो भी बिंदु आपको प्राप्त होंगे वो सारे बिंदु कहां पर स्थित होंगे? वृत्त की परिधि पर होंगे। ऐसा ही कुछ काम हमें यहां करना है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए, लेकिन यहां पर हम इसे थीटा के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि थीटा में तो क्या है, पूरा एंगल अगर 360 डिग्री घूमता तो वृत्त पर तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस ज्योमेट्री को देखें, इस ज्यामिति को अगर देखेंगे, तो यह जो परवलय है ये इधर बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए कोई स्पेसिफिक कोण ऐसा नहीं हो सकता, कोई विशेष कोण मतलब कोई कोणों की कहानी हम ऐसा सेट नहीं कर सकते कि अलग अलग मान डालें और हमें परवलय पर सारे बिंदु प्राप्त हो जाए। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या करा कि मान लीजिए मैं एक पॉइंट P मैंने यहां मान लिया, इसके निर्देशांक मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि x1, y1 है। मैं ये चाह रहा हूं कि x1, y1 जो है इसको हम किसी पैरामीटर के फॉर्म में तोड़ लें। तो यहां पर देखिए मैं समीकरण में कुछ एडजस्टमेंट करता हूं। कैसे? मैंने आपसे बोला कि देखिए ये जो y स्क्वायर बराबर 4ax लिखा हुआ है, जो आपका मानक परवलय का समीकरण है, इसको हम व्यवस्थित करते हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो अनुपात है वो बने y/2a बराबर, अगर आपने 2a यहां निकाल लिया तो यहां क्या बचेगा बेटा? 2x, और इज इक्वल्स टू इसको मान लेते हैं। ठीक है, और 2x बाई वाई आ जाएगा यहां पर, ताकि y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने, इस अनुपात को हमने मान लिया कि ये जो अनुपात है वो क्या है? t है। ठीक है, अब जरा देखें यहां से क्या हुआ। आपने जब ऐसा माना तो आपके पास जो y का मान आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? 2at आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका 2x है उसका मान क्या आएगा? उसका 2x का जो मान आएगा वो आपके पास आ जाएगा बेटा yt। क्या आ जाएगा? yt आ जाएगा। ठीक है, और t यहां क्या है? t पैरामीटर है, t आपका पैरामीटर है। अब देखो यहां क्या हुआ, y बराबर 2at आपके पास आ ही गया था, तो x बराबर जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है बेटा yt/2।
x क्या आ रहा है आपके पास yt/2 और y आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो 280 है बेटा। ठीक है जी। अब अगर आपने y का मान यहां रख दिया तो x का जो मान होगा वो 280 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 में चला जाएगा। ठीक है। और यहां y आपका चल ही रहा है क्या 280, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा और आपके पास जो x का निर्देशांक आएगा वो 80 स्क्वायर आएगा और जो y का निर्देशांक आ रहा है वो 280 आ रहा है। तो ये जो फॉर्म आपने लिखी है ये फॉर्म आपके परवलय की क्या कहलाती है बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म। इसी को हम बोलते हैं परवलय स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैरामेट्रिक फॉर्म। और जो बिंदु P है उसके निर्देशांक आप क्या मानेंगे, उस बिंदु P के निर्देशांक आपका जो आएगा वो आएगा 80 स्क्वायर 280। ठीक है। अब आप टी की अलग अलग जब मान डालेंगे तो आपको जो बिंदु प्राप्त होंगे वो सदैव कहां प्राप्त होंगे, इस परवलय पे प्राप्त होंगे। अब बच्चों का ये कहना है कि सर हम कैसे मान लें, आपने बोला कि 80 स्क्वायर 280 में टी का कोई भी मान हम डालें, जो टी के वास्तविक अंक अगर हम लेते हैं, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर लेंगे, तो टी के अलग अलग मान जब हम डालेंगे तो वह सारे मान इस परवलय की आपके परिधि पर स्थित होंगे। ये बात हम कैसे माने, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाला है बेटा, हमने कहा कि परवलय कौन सा है आपके पास y स्क्वायर बराबर 4ax है। और अगर मैंने आपसे बोला कि इसके परिधि पर जो भी बिंदु स्थित होगा उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो होंगे 80 स्क्वायर 280, जहां पर t क्या होगा रियल नंबर होगा। यानी अगर इस बिंदु को अपन इसमें डालें तो ये t के मान पर निर्भर ना करे और ये समीकरण को क्या कर जाए, संतुष्ट कर जाए। मजेदार बात है, देखो अपन ने क्या करा, ये जो पॉइंट है उठा के इसमें डाल दिया, तो 280 अगर मैं यहां डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा मुझे 4a स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स का मान कितना है 80 स्क्वायर। तो देखिए आपका दोनों तरफ जो आ रहा है वो क्या मान आ रहा है 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, जो कि 4a स्क्वायर टी स्क्वायर के ही बराबर है। अब देखिए कुछ भी आप टी का मान डालते हैं तो ये तो हमेशा ही क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्योंकि टी का मान कुछ भी अगर आप डालेंगे तो आपका तो वैसे ही एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के। तो जब ऐसा हो रहा है तो यह टी के मान पर निर्भर नहीं करेगा, यह कहने के लिए कि अगर हम ये बोले कि यह बिंदु सदैव इस परवलय को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, तो यह संतुष्ट होने के लिए टी के किसी मान पर निर्भर नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप डालोगे कोई भी टी का मान आप डालोगे, मान लीजिए आपने 3 ही डाल दिया, तो टी का मान 3 डालोगे तो टी का मान 3 पे टी स्क्वायर, यहां पर भी 9 बनेगा, यहां भी 9 बनेगा, बाकी जगह 4a स्क्वायर है। तो यानी ये जो 80 स्क्वायर 280 है ये परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की समीकरण को संतुष्ट करने के लिए टी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। ये तो पॉइंट हमेशा ही आपके इस परवलय को क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी 80 स्क्वायर 280 जो होगा वो सदैव आपका कहां पर स्थित होगा, परवलय की परिधि पर स्थित होगा। अब जैसे जैसे आप टी के अलग अलग मान डालोगे तो जो बिंदु आपको प्राप्त होंगे वो सारे बिंदु आपके कहां पर स्थित होंगे, इस परवलय की परिधि पर स्थित होंगे। तो जब कभी भी आपको परवलय की परिधि पर किसी बिंदु को अज्यूम करना है, किसी बिंदु के निर्देशांकों को मानना है, तो आप सदैव उसे क्या मानने वाले हैं, 80 स्क्वायर 280 स्क्वायर मानेंगे। अब कोई विशेष बिंदु अगर आपको ज्ञात करना है किसी विशेष ज्यामितीय शर्त के अनुसार, तो उस विशेष ज्यामितीय शर्त को जब हम इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग जब हम करेंगे, तो हमें टी का वह मान प्राप्त होगा जो उस विशेष ज्यामितीय शर्त को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर रहा होगा। ठीक है। लेकिन जो पॉइंट है वो हमेशा क्या मानना है, 80 स्क्वायर 280 मानना। अब जैसे देखिए मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन में एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मैंने कहा परवलय ले लेते हैं y स्क्वायर बराबर, और मैंने कहा 16x है। ठीक है। y स्क्वायर बराबर 16x है। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि y स्क्वायर बराबर 16x का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप जब पैराबोला y स्क्वायर बराबर 16x के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर इसके कोऑर्डिनेट होंगे 80 स्क्वायर 280। अब यहां से अगर अपन इसको y स्क्वायर बराबर 4ax से कंपेयर कराएं तो मुझे यहां मिलेगा क्या कि 4a की वैल्यू 16 है, तो इससे अपन को क्या प्राप्त होगा बेटा कि a बराबर हमारे पास कितना आएगा 4।
A4 आ गया तो आपका जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 4t² कॉमा 80। अब आप जरा इस बिंदु को उठा के इस वक्र में डाल के देख लें। 8t आप जब डालेंगे तो वो बनेगा 64t², और यहां जब 4t² को यहां डालेंगे तो ये भी बनेगा 64t²। तो t पर निर्भरता खत्म हो गई। अब जैसे आपसे मैंने बोला कि देखो t बराबर अपन ले लेते हैं पहले 1। जब मैंने t बराबर 1 लिया तो आपका निर्देशांक क्या आ रहा है बेटा, 4,8 आ रहा है। मैंने t का वैल्यू मान लीजिए 2 ले लिया तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास 16,16 आ जाएगा। ठीक जा रहे हैं अपन। मैंने मान लीजिए टी का मान -1 ले लिया तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा 4,-8 आ जाएगा। ठीक है। मैंने टी का मान अगर आपके सामने 1/2 ले लिया तो मेरे को जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, 1,4। ठीक है। अब आप ये जितने पॉइंट देख रहे हैं मैं रेंडम मान मान रहा हूं। मैंने कहा मैं टी का मान थोड़ी देर के लिए, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा एक गंदा भी ले लेता हूं मैं। टी का मान मैंने √2 ले लिया। ठीक है। या टी का मान आप ले लो -√2। तो टी का मान अगर आपने -√2 लिया, वो भी क्या, वो इरेशनल नंबर है, तो अगर आपने टी का मान -√2 लिया तो आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा -√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 8 कॉमा और माइनस का 8√2। ये जितने भी बिंदु निकल के आ रहे हैं बेटा, ये सारे आपके इस परवलय की परिधि पर स्थित बिंदु हैं। आप डाल के देखिए 4,8 अगर डालते हैं तो 64 और 64 ये पॉइंट सेटिस्फाई। 16 डाल के देखेंगे तो 16 × 16 256, 256 और उधर से 16 का स्क्वायर 256, यानी ये भी सही है। फिर आपका कौन सा पॉइंट है, 4,-8 है। अगर आपने 4,-8 डाला तो ये 64 बना लेगा x के मान पे, और -8 का स्क्वायर भी 64, ये भी मैच कर गया। 1,4 डाल के देख ले अगर, तो 1,4 डालेंगे तो देखिए 16 और 16 आ गया, तो ये भी मैच कर गया। इसको डाल के देखो 8√2 का स्क्वायर क्या होगा, 8√2 का स्क्वायर होगा 128। ठीक है। और यहां पर 16 × 8 करोगे तो भी 128। तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही आप किसी परवलय को देखते हैं जो मानक परवलय y² बराबर 4ax के रूप में है, तो अगर आप उसका पैरामेट्रिक फॉर्म बनाना चाहते हैं या उसकी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होगा बेटा, 80² 280 होगा। ठीक बात। अच्छा, अगर कोई आपसे बोले इस परवलय का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो, ठीक है, ये क्या हुए, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ये आपके प्राचलिक निर्देशांक है। मैंने आपसे बोला परवलय का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो, परवलय की प्राचलिक रूप में परवलय को निरूपित करो। तो आपको यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा कि x बराबर आपका आ जाएगा 4t² और y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 80। तो ये जो आपने ऐसे लिखा है ये आपका क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, जहां पर जो t का मान है वो t का मान कहां चल रहा है बेटा, रियल नंबर। अब कोई बोले सर t का मान आप तो 0 डाल दो, 0 डालोगे तो आपको देखिए ये वाला पॉइंट भी 0 मिलेगा, ये वाला भी 0 मिलेगा, मतलब टी का मान यहां 0 डाल दो तो ये भी 0 और ये भी 0, 0,0 भी इस परवलय का शीर्ष है, तो ये परवलय की परिधि पर ही स्थित है। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा ले, अपने मन में ये बात को अच्छे से समझ ले कि जब कभी भी हमें किसी परवलय के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, हमको उसके अगर हमें कोई बिंदु उसकी परिधि पर निकालना होगा तो हमें उसको हमेशा किस रूप में लिखना है बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है। क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर आपका जो अननोन है, जो अज्ञात है, वो सिर्फ एक है, वो कौन है, टी है। तो इसको ज्ञात करने हेतु आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिर्फ एक इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा और इस अज्ञात की राशि का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि मैथ शुरू से यह कहता आया है कि जितने आपके नंबर ऑफ अननोन होंगे उतनी इक्वेशंस आपको बनानी है, जितनी आपके पास अज्ञात राशियां हैं उतनी समीकरणें जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक उन अज्ञात राशियों का मान ज्ञात नहीं होता। तो नंबर ऑफ अननोन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशंस टू सॉल्व देम। जितनी आपकी इक्वेशंस हैं, जितने आपके अननोन हैं, जितनी आपकी अज्ञात राशियां हैं, उतनी समीकरणें आपको चाहिए। ठीक है। तो अब जब आप x, y मानते हैं तो देखिए आपको दो समीकरणें बनानी होती है। मान लीजिए आपने पॉइंट जो माना वो x1, y1 मान लिया, तो आपको दो समीकरणें बनानी होंगी। कैसे? एक समीकरण तो ये बनेगी कि y1² बराबर 4ax1, एक समीकरण तो ये बनेगी, और एक जो ज्यामितीय शर्त दी गई होगी उसके अनुसार एक पॉइंट आएगा। तो आपको कितनी इक्वेशनें बनानी पड़ रही है, दो बनानी पड़ रही हैं। जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म में चले जाते हैं तो देखिए वो जो आप एक
y1 स्क्वायर बराबर 4x1 की समीकरण बनानी है, वो बनाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो क्या बन जाती है, आपकी एक सर्व समीकरण बन जाती है, टी के सभी मानों के लिए वो संतुष्ट हो जाती है। तो आपको अब क्या है, जो एक अज्ञात राशि है उसके आधार पर ही आपको एक समीकरण के अनुसार टी का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो हमको परवलय y स्क्वायर बराबर 4x के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो आपके 3 मानक परवलय हैं उनके लिए जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाला जाता है उसको निकालने की ट्रिक अपन अब बिल्कुल लास्ट में करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको शिफ्टेड पैराबोला के लिए भी बताऊंगा कि शिफ्टेड पैराबोला के लिए भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। पर अभी जो हम नियम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए पढ़ रहे हैं। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आता है तो इससे क्या क्या बनता है, कैसे कैसे सवाल होते हैं, लगभग हर इस पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशनें हैं वो हमें देखनी है। तो अपन एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर सवाल जो मैं अब करवाऊंगा बेटा, ये सवाल आगे जाकर के कुछ प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट होंगे और उन प्रॉपर्टीज को अपन बाद में लास्ट में एक जगह पर सम अप कराऊंगा, एक जगह लिखवाऊंगा। और परवलय के अंदर ये जो प्रॉपर्टियां होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी आपको ध्यान रखना है जो जो सवाल यहां पर मैं आपको प्रॉपर्टी बेस्ड कराऊंगा वो वास्तविकता में जो सबसे आखिरी में मुझे आपको प्रॉपर्टियां पढ़ानी है उनके प्रूफ है। ठीक है, चलिए तो अपन पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के दो बिंदु एक लिया अपन ने P, इसके निर्देशांक अपन ने लिए बेटा 81 स्क्वायर कॉमा 2a_t1। ठीक है, 81 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 व Q 82 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 4x के दो बिंदु P 81 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 व Q 82 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 पर खींची गई जीवा यदि नाभीय जीवा हो तब T1 T2 का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के दो बिंदु P 81 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 व Q 82 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 पर खींची गई जीवा यदि नाभीय जीवा हो तो T1 इंटू T2 का मान ज्ञात करें। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो अपना रिप्रेजेंटेशन आता है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूं। पहले देखिए आपको क्या दिया गया है, परवलय दिया गया है y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, इस पर आपको दो बिंदु दिए गए हैं, तो या तो मैं पूरे निर्देशांक बता दूं आपको, या कई बार हम इसको लिखते हैं PT1। ठीक है, क्या बोलता हूं मैं, PT1। इस PT1 का अर्थ होता है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि P के जो निर्देशांक है वो 81 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 है। समझ रहे मेरी बात? अगर मैंने बोला साथ में QT2, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं बोलना चाहता हूं कि जो Q के निर्देशांक हैं वो 82 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 है बेटा।
ये बात नोटेशन पे ध्यान देना, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं ये बात, क्योंकि अपन यहां पर इस वीडियो लेक्चर्स की थ्रू ये बात कर रहे हैं, वरना इन जनरल जब हम लोग बात करते थे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में, तो कई बार बच्चों को जब हम बोलते हैं, क्योंकि हम जब क्लास में बोलते हैं तो सिर्फ क्या होता है, हम बोर्ड पे लिख नहीं रहे होते, हम बोल रहे होते हैं बच्चों को, तो कई बार बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं उसका कारण भी बताता हूं, समझो। जैसे परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कहा, मैंने कहा इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मैंने बोल दिया बच्चों को कि भाई इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। मैंने जो बोला वो मैं बोलता हूं इन जनरल कि 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग। पर कई बार बच्चे जो हैं वो सुन लेते हैं कि 80 स्क्वायर कॉमा 280, हालांकि यहां तो मैं लिख रहा हूं इसलिए आप बच जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने जब बोला कि 81 स्क्वायर कॉमा 281 एक पॉइंट मान लो, तो वो बोलते हैं कि सर ठीक है, मैं बोल रहा हूं क्या मानो, 0.81 स्क्वायर कॉमा 281। और कई बच्चों को ये लगता है कि मैं बोल रहा हूं 81 स्क्वायर कॉमा 281, या 82 स्क्वायर कॉमा 282 को वो लिख लेते हैं 82 स्क्वायर कॉमा 282। तो ऐसी कोई भी भावना अपने मन में न लाएं। अगर हमने परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिया, तो अगर मैंने बोला है 81 स्क्वायर कॉमा 281 तो वो इस तरह का है, और अन्यथा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा PT1। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बिंदु P है उसके पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट है वो 81 स्क्वायर कॉमा 281 है ना, और ये Q जो है उसके निर्देशांक 82 स्क्वायर कॉमा 2a-T2 है, ठीक है। 282 नहीं है, 2a-T2 है। अच्छा, अब इसने जो मुझसे बोला मैं वो बात करता हूं। इसने मुझसे बोला कि एक परवलय है जिस पर दो बिंदु स्थित है, इन दो बिंदुओं पर खींची गई जीवा जो है, ठीक है, अगर वो नाभीय जीवा हो जाए तो आपको T1 इंटू T2 का मान ज्ञात करना है, ठीक बेटा। अब जरा इस पर अपन बात कर लें। स्टैंडर्ड पैराबोला है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। आपने कहा कि सर दो पॉइंट हमें मानने हैं, और ये दोनों पॉइंट पर से जो जीवा जाने वाली है वह जीवा नाभीय जीवा होनी चाहिए। तो हमने इस बिंदु के निर्देशांक P A-T1 स्क्वायर कॉमा 2A-T1 मान लिया है, और यहां पर मैंने Q के निर्देशांक मान लिए हैं A-T2 स्क्वायर कॉमा 2A-T2, ठीक है बेटा, दो पॉइंट मान लिए। और मैंने आपसे कहा कि ये जो जीवा मिलाई है मैंने, कौन सी जीवा, जीवा PQ। ये जीवा PQ क्या होगा आपका, अगर नाभीय जीवा है इसका मतलब ये कहां से जाएगा, फोकस से जाने वाला है, ठीक है। तो ये जो नाभीय जीवा आपकी आ रही है, इस नाभीय जीवा के अनुसार T1 इंटू T2 का हमें मान ज्ञात करना है। तो लॉजिकली हमको जो पता चला वो ये था कि हमको निकालनी है T1 इंटू T2 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, आप देखें कि फोकस क्या होगा, फोकस होगा बेटा A,0, ये बात तो क्लियर है आपको, ठीक है ना। फोकस के निर्देशांक तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए क्या होगा, A,0 होगा, ठीक है। अब इसके लिए अपन सॉल्यूशन करते हैं, देखो कितना सिंपल है। मैं आपसे बोलूंगा कि जो रेखा PS का प्रवणता होगी, PS कहां पर है, ये रही P और ये रहा S, तो जो रेखा PS की प्रवणता आएगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वही रेखा QS की प्रवणता भी होगी, बोलो हाँ या ना। जो भाई PQ की प्रवणता है वही PS की भी प्रवणता होने वाली है, और वही QS की भी प्रवणता होने वाली है, बोलो हाँ या ना। अब अगर आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हो x1 y1 और x2 y2, और मैं आपसे कहूं इससे जाने वाली रेखा खंड का या इससे जाने वाली रेखा का प्रवणता क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर उस रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। ये बात हमने सरल रेखा में कक्षा 11वीं में बात करी। तो अगर मैं आपसे बोलूं स्लोप ऑफ PS बताओ जरा निकाल के, तो आप बोलोगे सर स्लोप ऑफ PS आएगा आपका 2AT1 माइनस 0 अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास AT1 स्क्वायर और माइनस का A, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल्स टू, अगर आप निकालोगे ऐसे ही QS में, तो QS की जो प्रवणता आएगी वो आएगी 2AT2 माइनस 0 अपॉन AT2 स्क्वायर और माइनस का A, बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, A और A कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा बेटा 2T1 अपॉन नीचे आ जाएगा T1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर, ठीक है। यहां आ जाएगा A और A कैंसिल, तो 2T2 अपॉन T2 स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया,
और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन इसका करें तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 बराबर आएगा T1 स्क्वायर इंटू T2 और माइनस का T2। ठीक है, इस समीकरण को अगर अपन अभी हल करें तो देखो मैं इधर वाले को तो यहां ले आता हूं, ठीक है, और इसको इधर, तो ऐसा करते हैं इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका T1 T2 का स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इंटू T2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको जब इधर ले आया तो ये आ गया T1 माइनस T2। अच्छा, ये जो दो बिंदु है P और Q, क्या ये दोनों बिंदु कभी एक ही बिंदु पर आ सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा ना, वरना जीवा खत्म हो जाएगी। भाई अगर आप परवलय पर दो बिंदु लेंगे तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही जीवा कहोगे, जबकि वो दोनों बिंदु अलग अलग जगह पर स्थित हो। ये बात तो क्लियर है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जैसे ही ये बोला था तो हम यहां कंडीशन पहले ही बोल चुके थे कि T1 का मान कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, T2 के बराबर नहीं होगा। अब देखो यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसमें से T1 T2 कॉमन आ जाएगा बेटा, तो यहां क्या बचेगा, T2 माइनस T1 बचेगा और यहां बचेगा T1 माइनस T2। बोलो यहां तक के बात में कोई दिक्कत नहीं थी। आप बोल चुके हो कि T1 और T2 का मान समान नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि ये और ये कभी शून्य नहीं बनेंगे। शून्य नहीं बनेंगे तो आप इसको और इसको काट सकते हो, और जब आप इसको हटाओगे कॉमन लेकर के तो आपको क्या प्राप्त होगा कि T1 इंटू T2 बराबर कितना, -1। तो T1 T2 की वैल्यू कितनी आई बेटा, -1। तो आप क्या बोलोगे, T1 इंटू T2 का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। यह पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि आपके परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax पर आपने क्या किया है, आपने दो बिंदु माने हैं जिनके पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट है वो है 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282। तो अगर वो दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली जीवा आपकी नाभीय जीवा हो जाती है तो उस नाभीय जीवा की वजह से जो आपका T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट आएगा वो सदैव क्या आएगा, वो सदैव -1 आएगा। वो हमेशा की वैल्यू उसकी कितनी रहेगी बेटा, आपकी -1 रहेगी। इसका मतलब इससे हम कुछ रिजल्ट बना सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है वो देखो बेटा, यानी अपन कुछ पीटीआर फटाफट लिख लेते हैं यहीं पर। पीटीआर नंबर 1, पीटीआर पीटीआर में पहला पॉइंट, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax में यदि नाभीय जीवा के एक अंत बिंदु को AT माने, AT का मतलब समझ रहे हैं, A और यहां आ जाएगा आपका 80 स्क्वायर 280। ठीक है, तो अगर 80 माने तब दूसरा अंत बिंदु B -1/t होगा। ठीक है, B -1/t होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं B का, वो क्या आएगा बेटा, A/t स्क्वायर, A/t स्क्वायर कॉमा माइनस का 2A/t। ठीक है, डायग्रामेटिकली क्या होगा, मान लीजिए आपका ये क्या है,
नाभीय जीवा, ये आपका ए है और ये बी है ना। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट मान रहे हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो इस नाभीय जीवा का दूसरा कोऑर्डिनेट आपको पता है कि वो हमेशा a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस का 2a बाई टी होगा। ये आपको डायरेक्ट निकालना है बेटा, ठीक है। इस पर देखो एक एग्जांपल में यही एक एग्जांपल शो कर देता हूं जैसे आपको क्लियर हो जाए कि जैसे एक एग्जांपल बन लेते हैं, एक पैराबोला ले लेता हूं मैं आपके सामने, है ना। ये मान लो वाई स्क्वायर बराबर 16x ले लेते हैं अपन, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 16x। ये आपका फोकस आएगा। अब फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4,0 आ जाएगा। मैंने एक पॉइंट लिया, मान लीजिए 16,16। क्या ले लिया मैंने पॉइंट, 16,16। अब मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं, एक नाभीय जीवा निकाल रहा हूं। ये बी पॉइंट पे जा रही है। अब मुझे बी पॉइंट का क्या चाहिए बेटा, निर्देशांक चाहिए। तो अगर अपन बोलते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट आप मान रहे हैं, अगर ये कोऑर्डिनेट आपने 80 स्क्वायर कॉमा 280 माना, ए कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 80, यानी टी का वैल्यू आपने यहां पर कितना ले रखा है बेटा, 2 ले रखा है। आप डाल के देख लो, यहां पर वाई स्क्वायर बराबर 16x है, तो 16x में ए कितना होगा, 4 होगा। वही 4a बराबर 16, तो ए बराबर 4, तो 4t स्क्वायर कॉमा 8t आ रहा है। 8t 16 अगर आ रहा तो टी बराबर 2 होगा, ठीक बात है। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, ए आपने निकाल लिया था 4 बाई टी स्क्वायर। अब टी कितना माना था आपने, टी की वैल्यू आपने कितनी मानी, 2 मानी, तो 2 का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 4 कॉमा, फिर आपने कौन सा पॉइंट माना, माइनस का 2a बाई टी, तो माइनस का 2a का मतलब 8 हो गया ना बेटा, माइनस का 8 बाई टी कितना था आपका, 2 था, तो ये 2 ले लो। तो आपके पास जो पॉइंट आया वो क्या आ गया कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट आएगा 1 कॉमा माइनस 4। तो ये आपका फोकल कॉर्ड का दूसरा अंत बिंदु निकला, वो आया 1 कॉमा माइनस 4, जो इस समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। और ये फोकल कॉर्ड का 2 एंड पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये जो समीकरण निकालेंगे तो वो निश्चित तौर पर 4,0 से गुजर रही है। तो पहला पॉइंट जो आपको क्लियर हुआ वो क्या हुआ कि यदि आपको परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x का 2 बिंदु दिए जाएं, जिसमें से एक बिंदु है AT1 और दूसरा बिंदु है पॉइंट का नाम है B और उसका पैरामीटर है T2, ठीक है। तो आपके अगर ये दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा परवलय के नाभि से होके गुजर जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नाभीय जीवा। और इस नाभीय जीवा की वजह से T1 इंटू T2 का मान सदैव क्या आने वाला है, -1 आने वाला है, ठीक है। ये अपना पहला रिजल्ट आया किसको लेकर के, फोकल कॉर्ड को लेकर के, नाभीय जीवा को लेकर के, ठीक है। इसी में अपन सेकंड पॉइंट पढ़ें। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि यदि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की नाभीय जीवा, यदि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की नाभीय जीवा ए बी हो, जहां ए 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तब ए बी की लंबाई, नाभीय जीवा की लंबाई, नाभीय जीवा की लंबाई, ए बी की लंबाई ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर होगी। ये नाभीय जीवा की आपकी सेकंड कंडीशन है, ए टी प्लस 1/t का
होल स्क्वायर होगी। ठीक है, इसको अपन प्रूव कर लेते हैं फटाफट। एक तरह से देखा जाए तो ये जितनी भी है ये एक सवाल है जो हमें करने थे, हम उसको क्या कर रहे हैं, थ्योरी के हिसाब से पढ़ते जा रहे हैं, ताकि हम उसका प्रूफ भी देखते चले, सवाल भी बना रहे हैं। ठीक है ना, और हमको ये रिजल्ट्स याद भी रखने हैं। तो आपको जो बोला गया है वो क्या बोला गया बेटा, ये आपका पैरा बोला, ये आ गई आपकी नाभिय जीवा। ये आपने ए कोऑर्डिनेट माना, इसका क्या आएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280 आ जाएगा बेटा। अच्छा, बी के निर्देशांक अब आप मेरे को बता दो क्या आएंगे। तो ये पहले पॉइंट्स आएंगे a बाई टी स्क्वायर कॉमा और माइनस का 2a बाई टी आएगा बेटा। ठीक है, और मैंने आपसे बोला ये आपका फोकस होगा a कॉमा 0। अब मैं आपसे बोलता हूं चलिए थोड़ी देर के लिए आप क्या करें, मुझे ए बी की लंबाई निकालें। कैसे निकालेंगे आप निकालें, आप चाहे तो इसी जगह पर वीडियो पॉज कर ले और आप निकालने की कोशिश करें। ठीक है, आप क्या निकालना है, डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस निकालना है दूरी सूत्र लगा करके। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली कि अपन को दूरी सूत्र लगाना है ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, बच्चे बोलते हैं हाँ ठीक है सर डिस्टेंस फार्मूला निकाल देते हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखिए थोड़ा सा टाइम अपना इसमें कंज्यूम होगा, लेकिन फिर इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, मैंने आपको इससे पहले कोई बात पहले पढ़ाई थी, तो मैं बताऊंगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो मैं पहले तो आपको मुश्किल मेथड यानी गरीबों का मेथड बता देता हूं कि इसका, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी की लंबाई निकालो और ए बी की लंबाई आपको सिद्ध करनी है ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, तो बच्चे क्या करते हैं, वो शुरू हो जाते हैं, बोले सर ठीक है, अब आपने बोला है तो हम ए बी का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर देते हैं। ए बी बराबर, तो देखो बेटा ए बी जब हम निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ, आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 80 स्क्वायर माइनस a बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, और फिर इधर आ जाएगा 2at और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा ये। इसको आप सॉल्व करते हैं अगर, ठीक है ना, ए बी इज इक्वल्स टू, आपको कॉम्प्लिकेशन तो दिख ही रहा होगा कि कैलकुलेशन में कितनी परेशानी आएगी, हालांकि मैं थोड़ा सा इसको कंफर्टेबल लाने की कोशिश करता हूं। देखो ए स्क्वायर आप बाहर निकालोगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास आएगा टी की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4 और -2 आ जाएगा। ठीक बात है, ठीक है, प्लस जब आप इसको टी की पावर 4 आएगा, है ना, दूसरा देखें बेटा, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये निकल के आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर। ठीक है, और फिर जब आप t प्लस 1/t के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और प्लस का 2। ठीक बात, अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो ए बी इज इक्वल्स टू मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर बाई टी की पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर प्लस, यहां आ जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और प्लस 8a स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट बनना चाहिए आपका, वो क्या होना चाहिए आपका, सॉल्व होकर के, और ये जो डिस्टेंस आना चाहिए वो आना चाहिए ए टी प्लस 1/t का। इसको जरा सॉल्व करें अगर, तो देखो ये t की पावर 4 है, ये t फिर ये 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आ रहा है, 4a स्क्वायर और 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा बेटा, 6a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, सब जगह a स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो मैंने a स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, तो a बाहर ले लिया, भाई a तो बाहर ही आएगा ना रूट से, और a चूंकि हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये जो मेथड हम कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं गरीबों वाला मेथड। गरीब लोग जिसको मतलब जो ज्यादा सोचते नहीं सवाल के बारे में, उनके लिए ये मेथड चल रहा है। अब देखो इसमें भी दिमाग लगेगा, हालांकि आपको दिख करके लग रहा होगा जैसे ये आ जाएगा क्या, तो मैं आपको बताता हूं, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, टी की पावर 4 लिखा मैंने प्लस, फिर यहां से a स्क्वायर कॉमन हुआ तो यहां 4t स्क्वायर लिखा मैंने। ठीक है, फिर मैंने 8 माइनस 2 यानी प्लस का 6 लिखा मैंने, फिर मैंने प्लस का और
4/t² लिखा मैंने और प्लस 1/t⁴ लिखा मैंने। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये बहुत ही मजेदार चीज है। ये आप लोग क्योंकि कक्षा 12वीं में है इसलिए आप समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ये a और ये ब्रैकेट में जो है ना आपका, ये लिखा हुआ है t+1/t⁴। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आती है, द्विपद प्रमेय आती है, तो आपको याद होगा कि जो बाइनोमियल थ्योरम होती है उसके अंदर जब पावर 4 लेते हैं तो उसके जो आपके द्विपद के गुणांक होते हैं वो होते हैं 14641। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, मैं आपको फिर से याद कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी। पास्कल ट्राइंगल बनाते थे तो अपन 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ठीक है, अब ये देखो, ये आपकी पावर 4 के लिए है। तो अगर आपने एक टर्म लिया t और एक टर्म लिया 1/t और पावर 4 लगाया तो पहला टर्म आएगा t⁴ प्लस फिर 4 आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इनटू में टी कब एक पावर कम करनी होती है तो t³ आएगा और इसकी एक पावर बढ़ानी होती थी तो 1/t आएगा। तो देखो ये कट के t² तो t⁴ प्लस 4t²। फिर आपके पास क्या आएगा बेटा, 6 आएगा इंटू इधर t² इंटू 1/t², तो ये कट जाएगा तो फिर 6 ही बचेगा आपके पास। तो ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, t+1/t⁴ लिखा है। किससे? बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, द्विपद प्रमेय की मदद से। और यहां से आप निकालोगे तो आपका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ t+1/t⁴ मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि t+1/t⁴ आ रहा है जो स्वतः ही क्या होगा, धनात्मक। कई बच्चे बोलते हैं a पर मॉड क्यों नहीं लगाया सर आपने, तो आप याद करो कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि परवलय के हर केस में मैं a को सदैव धनात्मक लूंगा। लेकिन ये जो मेथड हमने किया बेटा, ये मेथड गरीबों वाला मेथड है, इस मेथड से हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए इस मेथड को हटा देता हूं। ये मेथड हम नहीं लगाने वाले। कई बच्चे बोलेंगे सर इतनी मेहनत करके भी नहीं लगाया, हमने भी तो यही किया था। मैंने कहा इसको हटा दो, लो ये मेथड हटाओ, ये काम का मेथड नहीं है, इसको पटक देते अपन साइड में। ये लो, आप बोलोगे तो सर फिर आप क्या करना चाहते हो, मैंने कहा चलो एक काम और कर लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट। इसको यहीं रख देते हैं, है ना। अब देखो मैं क्या करता हूं, मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो ए बी निकालना है। बोलो हाँ या ना। ए बी मुझे देख करके ये महसूस हुआ कि यार ये ए बी जो है वो वास्तविकता में तो ए एस प्लस बी एस है, ए एस प्लस बी एस है। अच्छा ए एस क्या है, ए एस है बिंदु ए की नाभीय दूरी, यस और नो। और ये क्या है, बिंदु बी की नाभीय दूरी। अब अपन दिमाग लगा रहे हैं, बिंदु बी की नाभीय दूरी। और आपको मैंने यह भी बताया था कि जब नाभीय दूरी निकालनी होती है तो जो बिंदु आपको दिया गया है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, उस बिंदु का जो एक्स निर्देशांक है उसको पकड़ें, उसे मॉड में डालें और साथ में ए जोड़ दें। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मैं ए बी निकालना चाहता हूं तो ए एस जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा बेटा AT² प्लस ए। एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ा इसका और वहां पर ए लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ए बी नहीं, ये हो गया ए एस आपका, ये क्या आ गया ए एस। ठीक है, ऐसे ही अगर बी एस निकालना है तो आप क्या बोलोगे कि सर वो आएगा a/t² प्लस ए। बोलो हाँ या ना। हमको ए बी निकालना है, ए बी क्या है, ए बी है ए एस प्लस बी एस। तो आप बोलोगे कि सर AT² प्लस a/t² प्लस ए यानी 2a। आपने क्या करा, ए कॉमन ले लिया तो आ गया t² प्लस 1/t² प्लस 2, ये आ गया। इसको आप सॉल्व करें अगर तो ये लिखा हुआ है AT+1/t²। तो याद आया कि मैंने फोकल डिस्टेंस के बारे में क्यों पढ़ाया गया था। मैंने बोला था कि देखिए ये फोकल डिस्टेंस का काम बहुत यूज होने वाला है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हमको सीखने हैं। तो क्या रूल था, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आया वो यही आया कि हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला मारेंगे यानी जो दूरी सूत्र मारेंगे वो मारने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हमने तो AS निकाला, BS निकाला, दोनों को जोड़ा, बात खत्म। ये जो कहानी हमने यहां करी थी इसके बारे में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन जनरल बच्चा ये बोलता है कि सर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से, देखो अगर मैं डायरेक्ट ये बता दूं ना तो क्या कहेंगे बच्चे, बोलेंगे कि सर इसमें आप इतना क्यों दिमाग लगा रहे थे, हम तो दूरी सूत्र से भी निकाल सकते थे।
जब क्लास में ये बात हमसे बच्चे बोलते हैं तो हम इन जनरल उनको बोल देते हैं कि चलो एक बार ट्राई करके देख लो। तब उन्हें समझ में आता है कि इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा लंबी है और उससे ज्यादा आसान तरीका तो हमारे पास क्या था, एएस और बीएस निकालने का। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया कि यदि आपको नाभीय जीवा की लंबाई निकालनी है जिसके अंत बिंदु के निर्देशांक का जो पैरामीटर है वो टी है, तो फिर आपके लिए वो होगा ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अगर ये T1 और T2 होता तो बहुत ही आसान होता बेटा, क्योंकि T1 और T2 -1 है ये तो आपको पता है। पर अगर मान लीजिए आप इसको 81 स्क्वायर 280 मानते, इसे 82 स्क्वायर 282 मानते, तो आपका जो डिस्टेंस आता वो कितना आता, 81 स्क्वायर प्लस ए और 82 स्क्वायर प्लस बी, और T1 T2 इज इक्वल टू -1 से T2 का वैल्यू -1/T1 रख देते। बोलो क्लियर है? तो ये डिस्टेंस आपका आ गया कितना, नाभीय दूरी ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी जो परवलय की जो नाभीय जीवा होती है उसकी लंबाई हमने निकाल ली a टाइम्स ऑफ t प्लस 1/t। अच्छा,